Hello students, today I am discussing correlation, types of correlation and measures of correlation. First of all, I will talk about what is correlation. So, correlation whenever two variables x and y are so related that the change in one is accompanied by a change in other in such a way that an increase in one is accompanied by an increase or decrease in other, then variables are said to be correlated. Means when suppose if we are increasing the value of one variable, suppose it is x, and suppose there is another variable y which is correlated to this variable x, when we are increasing the value of x, suppose the value of y is decreasing or the value of y is increasing. So when the change in one variable affects the change in other variable is termed, this phenomena is termed as the correlation between these two variables. The relation between these two variables is termed as correlation. जब एक वेरिएबल की वैल्यू को हम बढ़ाएं या घटाएं, मे बी ऐसा हो सकता था हम x की वैल्यू को डिक्रीज़ कर रहे होते और y में इंक्रीज़ हो रहा होता या y में डिक्रीज़ हो रहा होता करस्पॉन्डिंगली, तो हम कहते हैं कि हमारे x और y जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये आपस में कोरिलेटेड हैं, इनके बीच में एक कोरिलेशन है. अब कोरिलेशन आपका दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा होता है नेगेटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब आप देख ही रहे हैं, जैसे अगर x की वैल्यू को हमने बढ़ाया और सिमिलरली जिस रेशियो में x बढ़ रहा है ऑन एन एवरेज y में भी उसी रेशियो में इंक्रीमेंट हो रहा है, y भी बढ़ रहा है. या जैसे जैसे हम x को जिस रेशियो में x में x वेरिएबल की वैल्यू में कमी आ रही है वैसे वैसे y भी कम हो रहा है, तो हम इसे कहते हैं ये कैसा कोरिलेशन है, दिस इज़ नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन. एक वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाया जाए तो दूसरा भी बढ़ जाए, और अगर एक उस या फिर अगर एक को घटाया जाए तो दूसरा भी घट जाए, तो हम इस सिचुएशन में कहते हैं कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड है. ठीक है, दैट इज़ नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन. डेफिनेशन लिखी है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं. तो पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्राइस एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैं एक्सप्लेन कर दूं, जैसे किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है तो उसी रेशियो में उसका एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है. ठीक है, और अगर किसी की इनकम घट भी जाएगी, किसी आदमी की इनकम घट रही है, अगर मान लीजिए उसको लॉस हो गया बहुत ज़्यादा और उसकी इनकम बहुत कम हो गई, तो उसी रेशियो में उसके एक्सपेंडिचर भी वो कम करेगा. अगर कम नहीं करेगा तो फिर वो सर्वाइव कैसे कर पाएगा. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है ये हमारा एग्जांपल है पॉजिटिव कोरिलेशन का. मतलब दोनों, इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो एक्सपेंडिचर घटेगा. सिमिलरली प्राइस एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस आपका बढ़ रहा है तो उसकी सप्लाई बढ़ा दी जाएगी. मार्केट में प्राइस बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी सप्लाई बढ़ाई जाती है, ताकि भाई डिमांड, इसका मतलब ये है कि डिमांड उसकी ज़्यादा है लेकिन डिमांड पूरी ना होने की वजह से उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो इस वजह से उसकी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है ताकि प्राइस कंट्रोल में रहे. और अगर उल्टा भी होगा, अगर प्राइस घटेगा किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ सस्ती होती चली जाएगी, तब फिर उसकी सप्लाई को कम कर दिया जाएगा कि भाई ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से उसकी डिमांड कम होती चली जा रही है, या बहुत ज़्यादा सप्लाई है तो वो जितने पैसे मिलने चाहिए उतने उस कमोडिटी के प्राइस आपको उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है. तो ये एज अ पॉजिटिव कोरिलेशन है, प्राइस एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ऑल्सो. सिमिलरली एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर है. नेगेटिव कोरिलेशन ठीक इसका रिवर्स है. नेगेटिव कोरिलेशन जैसा कि इसका नाम ही है कि मान लीजिए कि अगर x वेरिएबल में हम इंक्रीज़ करते हैं तो जिस रेशियो में हम x को बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो में दूसरा वाला घट जाएगा, y में डिक्रीमेंट हो जाएगा. और अगर हम x को घटा रहे हैं तो उसका रिवर्स होगा,
y बढ़ जाएगा। मतलब एक वेरिएबल में हम कम करेंगे तो दूसरा वेरिएबल बढ़ जाएगा, या अगर हम एक वेरिएबल को बढ़ाएंगे, पहले वैल्यू को बढ़ाएंगे तो दूसरा घट जाएगा, या तो ऐसे या तो ऐसे। तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि जो हमारा कोरिलेशन है वो निगेटिव है या इन्वर्स कोरिलेशन है। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है, प्राइस एंड डिमांड। प्राइस एंड डिमांड, जैसे प्राइस एंड सप्लाई था वैसे ही प्राइस एंड डिमांड है। मतलब प्राइस एंड डिमांड का लॉजिक ऐसे हुआ कि जैसे अगर किसी चीज़ की मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस जो है घट जाएगा। नेगेटिव कोरिलेशन है ना। मैं गलत बोल गया शायद, डिमांड से नहीं, पहला वेरिएबल हमारा प्राइस है, तो प्राइस की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी उसका इफ़ेक्ट हम देखते हैं कि डिमांड पे क्या पड़ेगा। तो मतलब हमने उल्टा बोला था, मतलब होना ये चाहिए, प्राइस अगर किसी चीज़ का बढ़ेगा, यानी कोई चीज़ अगर महंगी होगी तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। कम होने का मतलब कि जो अफोर्ड कर सकता है उसे परचेज़ करना, फिर वही लोग परचेज़ कर पाएंगे उस बजट में, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग उस चीज़ को उसको परचेज़ करना छोड़ देंगे। और अगर किसी चीज़ की जो है प्राइस, तो प्राइस बढ़ेगी अगर किसी चीज़ की तो डिमांड कम हो जाएगी, देखिए इन्वर्स है। और अगर प्राइस घटेगा किसी चीज़ का, यानी कोई चीज़ सस्ती होगी, तो ऑब्वियसली डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने का मतलब ये कि लो इनकम ग्रुप वाले लोग भी उसको आसानी से परचेज़ कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए टमाटर है, प्याज है, आप अक्सर देखते होंगे कि इनके दाम जब बढ़ जाते हैं तो आम आदमी नहीं खा पाता, या जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग इसको फिर कम से कम परचेज़ करते हैं। जहाँ आदमी 1 किलो यूज़ करता था आधा ही किलो ले रहा है, तो हुआ क्या, डिमांड फिर घट गई। डिमांड घट गई तो उसकी वजह से जो प्राइस है, डिमांड, प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटी। और ऐसे अगर जब प्राइस कम हो गया तो फिर जितना मैक्सिमम आदमी खरीद सकता है वो सब लोग खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली डिमांड जो है, कम प्राइस पे डिमांड ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी परचेज़ कर पाएगा। तो ये एक आपका जो है नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल है। ऐसे ही वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ परफेक्ट गैस, जैसे वॉल्यूम बढ़ता है किसी परफेक्ट गैस का, किसी परफेक्ट गैस, मान लीजिए किसी कंटेनर में गैस रखी हुई है, परफेक्ट गैस है, तो अगर उसके वॉल्यूम को आप बढ़ाएंगे, मतलब उसका आयतन बढ़ाएंगे, तो उसका जो प्रेशर है वो कम होगा, और अगर उसके वॉल्यूम को कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, ये भी इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो ये प्राइस एंड डिमांड वाला सिंपल एग्जांपल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। लीनियर एंड नॉन लीनियर, अब जैसे टाइप्स में हमारे इसमें आता है कोरिलेशन में ही, इसमें इनको इस तरह से भी कैटेगराइज करते हैं कि कोरिलेशन जो है वो लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो लीनियर का मतलब ये हुआ कि जो एक्स और वाई दो वेरिएबल आपने लिए हैं उनकी डिग्री 1 होगी। स्पेशली वाई अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक्स की डिग्री 1 होगी, वाई की डिग्री भी 1 है देखिए, और एक्स की भी डिग्री 1 है। तो इनकी डिग्री जब 1 है तो ऐसे केस में होता क्या है, लीनियर वर्ड जो बना है वो लाइन से बना है, लाइन, और लाइन का मतलब होता है, आप जानते हैं, लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन, इस वजह से इसको लाइन से लीनियर वर्ड बना है। तो जब एक्स और वाई दोनों डिग्री 1 होगी तो उस सिचुएशन में एक लाइन बनती है। ये इक्वेशन एक लाइन की जनरल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली जो नॉन लीनियर होता है उसमें क्या है कि लाइन नहीं बनेगी। लाइन नहीं मतलब एक्स की डिग्री, जैसे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है हाईएस्ट डिग्री, यहाँ एक्स क्यूब है, तो ये नॉन लीनियर टाइप का रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ जो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो एक लाइन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये लीनियर नॉन लीनियर कैटेगराइजेशन हो गया। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, हम कितनी तरह से मेज़र करते हैं कोरिलेशन को। तो जैसे स्कैटर है, डॉट डायग्राम मेथड है, स्कैटर या डॉट डायग्राम मेथड से हम मेज़र कर सकते हैं कोरिलेशन का, या कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट से मेज़र कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लीनियर रिलेशनशिप को मेज़र करते हैं, ऐसे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा भी 2-3 मेथड और हैं जिनको भी यूज़ करते हैं। बट जिसमें आपको आपके करिकुलम के हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी फ़िलहाल कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इनके थ्रू आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एग्जाम में मिलेंगी। अब स्कैटर डायग्राम या डॉट डायग्राम मेथड जो है वो आपका देखिए सामने है, इसमें आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, देखिएगा इस डायरेक्शन में हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वाई भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो जितना इंक्रीमेंट एक्स में होता है, जितना एक्स आगे आ रहा है, देखिए जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, हम ऊपर जा रहे हैं, वैसे वैसे एक्स बढ़ रहा है, और जैसे जैसे इधर के हम एक्स में जा रहे हैं तो ऊपर भी जा रहे हैं, तो वैसे वैसे वाई भी ऊपर बढ़ रहा है। तो इट इज़ नोन एज
इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और दूसरा है परफेक्ट नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है कि एक वेरिएबल की वैल्यू जब देखिए यहाँ देखिए आप यहाँ पे जैसे ये अगर x की वैल्यू में ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, देखिए x की वैल्यू जितनी कम है देखिएगा x बहुत कम है और y क्या है बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही x थोड़ा सा बढ़ा तो y थोड़ा घट गया। जैसे जैसे x बढ़ेगा इस एक्सिस पे x बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देखिए y की वैल्यू घटती चली जा रही है, y आगे की तरफ आ रहा है घटते हुए। जैसे x अब देखिए ये वैल्यू कितनी ज़्यादा है x की वैल्यू, यहाँ पे हम आ गए x एक्सिस पे इतना आगे आ गए और y कहाँ बचा, बिल्कुल ज़रा सा बचा, यानी y की बहुत ही करीब आ गया, y की वैल्यू बहुत कम हो गई। तो इसका मतलब ये कैसा है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही अगर कोई कोरिलेशन नहीं माना जाएगा, अगर डेटा जो है ऐसे ही स्कैटर्ड है, ये हमारा ऐसे ही रफ डेटा है स्कैटर्ड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है। यहाँ पे क्या डेटा सेंट्रलाइज्ड हो गया एक लाइन के फॉर्म में, ऐसे यहाँ पे भी है, लेकिन ये लाइन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और जबकि ये लाइन क्या है ये डिक्रीज़ हो रही है। तो ये हमने बोला इसलिए परफेक्ट पॉजिटिव, इसको बोला परफेक्ट नेगेटिव। और यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है क्योंकि डेटा आपस स्कैटर्ड है, डेटा बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड जो आपका टॉपिक है वो है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो अब इसमें ये दो वेरिएबल्स x और y के बीच में इसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, r x, y x y वेरिएबल के बीच में है इसलिए r से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक लीनियर रिलेशनशिप को मेज़र करता है बिटवीन x एंड y, एक्स और वाई के बीच में लीनियर रिलेशनशिप को मेज़र करता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है आर एक्स वाई का, एक तो ये फॉर्मूला है और ज़्यादातर हम आप चाहें तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए फॉर्मूला क्या है, आर एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन स्मॉल एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। देखिए अब इसमें क्या है, एक्स बार वाई बार क्या है, एक्स की मीन वैल्यू, एक्स की जितनी वैल्यू आपको दिया डेटा दिया एक्स का उसका मीन निकाल लीजिए, वो एक्स बार होता है। और जो वाई का सारा डेटा आपको दिया हो y1 y2 y3 y4 जो वैल्यूज़ दी उन सब का मीन निकाल लीजिए, एवरेज ले लीजिए, दैट इज़ वाई बार, उसे वाई बार बोलते हैं। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ डेटा पेयर्स, कितनी वैल्यूज़ आपको दी हैं एक्स और वाई की, एक्स और वाई मतलब पेयर वैल्यूज़ देखते हैं, पूरी पेयर ऑफ द वैल्यूज़, जैसे x1 y1 ये एक पेयर बना, ऐसे ही x2 के लिए y2 जो दिया दूसरा पेयर हुआ, ठीक है, x3 के लिए y3, ऐसे पेयर गिनते हैं 1 2 3 3 पेयर हो गए, तो 3 वैल्यूज़ मान n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। और सिग्मा x सिग्मा y क्या है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है, ठीक है। तो ये तो ये फॉर्मूला है, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, इसका फॉर्मूला आप लगा के ये सारी वैल्यू सिंप्लीफाई करके इसमें रख दीजिए तो सॉल्व कर सकते हैं। जो ज़्यादातर आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला उसमें, अब जैसे इसमें मीन निकालना है आपको, अगर मीन ना निकालना हो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि क्या करना है उसके लिए, ये अल्टरनेट फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। आर एक्स वाई का क्या है, एन इंटू सिग्मा ऑफ एक्स इंटू वाई, एक्स और वाई का प्रोडक्ट कर लीजिए और उसको जो उस पूरी टेबल कॉलम को जोड़ लीजिए, एक्स और वाई की रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ को प्रोडक्ट करते चले जाइए, कॉलम जोड़ लीजिए, माइनस एक्स का प्रोडक्ट एक्स का समेशन वाई एक्स कॉलम का समेशन वाई कॉलम का समेशन, उनका प्रोडक्ट कर लीजिए, अंडर रूट एन इंटू सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की जो वैल्यूज़ थी उनका स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद पूरे कॉलम को जोड़ लीजिए। और ये क्या है, सिग्मा एक्स का स्क्वायर है, यानी जो एक्स की वैल्यूज़ का सम आया उसको हमने बोला सिग्मा एक्स, उसका होल स्क्वायर करना है। ऐसे ही एन इंटू सिग्मा ऑफ वाई स्क्वायर का, वाई स्क्वायर सारी वाई की वैल्यूज़ का स्क्वायर करके उनका सम कर लेना है, और माइनस सिग्मा वाई जो आया था उसका होल स्क्वायर। तो ये है, इससे आप निकाल सकते हैं, ये अल्टरनेट फॉर्म है। अगर x और y की वैल्यूज़ बहुत बड़ी आ रही हैं, मान लीजिए x की वैल्यू बहुत बड़ी y की बहुत बड़ी, तो ऑब्वियसली आप जान सकते हैं कि जब आप सिग्मा x इंटू वाई करेंगे और सिग्मा x स्क्वायर करेंगे, बड़ी वैल्यू है उसका स्क्वायर करके फिर उस कॉलम को जोड़ेंगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आपको हमें पता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ओरिजिन और स्केल के अबाउट जो है हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हम जो वैल्यू x की है उसको हम छोटा कर सकते हैं और जो y की वैल्यूज़ हैं उनको भी करस्पॉन्डिंगली छोटा कर सकते हैं। इससे जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर पहले पॉजिटिव, मतलब अगर पहले जो वैल्यू आ रही थी r की वही वैल्यू बाद में भी आएगी, मतलब आपका कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, बाकी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू सेम रहती है। तो देखिए u को हम x माइनस ए अपॉन एच कर ले रहे हैं, मतलब x में जैसे जो x की वैल्यूज़ हैं उसमें कोई बीच की वैल्यू उठा लीजिए आपकी, जिससे ऊपर की वैल्यूज़ छोटी हों और
उसके नीचे की बीच वाली वैल्यू के नीचे की वैल्यूज़ बड़ी हों। तो उस वैल्यू को जब आप सब x माइनस ए उस वैल्यू को हर एक वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर की, चूँकि वो बीच की वैल्यू है तो ऊपर की वैल्यू उससे छोटी होंगी, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर की वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी। नीचे उससे बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं बीच वाली वैल्यू से, तो जब उस बीच वाली वैल्यू को नीचे की बड़ी वैल्यूज़ में सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ, तो नीचे का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ऊपर वाला तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज छोटी थी तो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा रिजल्ट, नीचे पॉजिटिव आ जाएगा। इसकी वजह से थोड़ा आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा। और उसके बाद भी हम देखिए इसके जो स्केल में भी हम कम कर रहे हैं, स्केल में मतलब h से डिवाइड भी कर दे रहे हैं, जैसे 20, 30, 40 इस तरह वैल्यूज चल रही हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 20 है, 30 है, 40 इस तरह है। तो अब देखिए ये सारी वैल्यू, ये इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं सबको। देखिए 10 से डिवाइड किया जा सकता है, तो अगर हम 10 से तो डिवाइड कर दें तो ये 2, 3, 4 देखिए कितनी छोटी हो गई वैल्यू। तो वही है, h की वैल्यू क्या है, 10 से डिवाइड कर दिया। तो वो देखना पड़ता है कि वैल्यूज़ किसके अकॉर्डिंग आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप h की वैल्यू ले सकते हैं। और ऐसे ही y की वैल्यूज़ को छोटा कर लीजिए और जो कॉमन हो, जो सब सारी वैल्यूज़ में कॉमन दिखे उससे डिवाइड कर दीजिए। तो कुल मिला के इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, लेकिन कोएफिशिएंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं जब x और y की वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी आ रही हों तब। चलिए अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पे x और y की वैल्यू बड़ी नहीं छोटी हैं, और इसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ नहीं करना है, देखिए फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ x एंड y दिया है, x की वैल्यूज़ दी हैं और y की वैल्यूज़ दी हैं। अब देखिए पेयर ऑफ वैल्यूज़ गिन लीजिए, एक x और एक y पूरा एक पेयर हुआ, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 6, क्योंकि नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y कितनी है, 6 पेयर हैं, तो n की वैल्यू 6 हो गई। अच्छा, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या है, लिख लीजिए फॉर्मूला, n इंटू सिग्मा ऑफ एक्स वाई माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट n इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर्स का समेशन माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, अंडर रूट इंटू में अंडर रूट n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए x की वैल्यूज़ हमने लिखी, कॉलम बनाइए, x की वैल्यूज़ लिखिए, फिर y की लिखिए। अब देखिए आपको क्या क्या चाहिए, देखिए x स्क्वायर्स का सम चाहिए था, देखिए x स्क्वायर चाहिए तो हमने x स्क्वायर का एक कॉलम बनाया। अब x की वैल्यू का स्क्वायर करते चले जाएं, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। ठीक है, इन सबको जोड़ लीजिए तो ये देखिए ये वैल्यू आ गई, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया 248। ऐसे ही देखिए हमें सिग्मा एक्स चाहिए, ये देखिए सिग्मा एक्स सिग्मा वाई चाहिए, एक्स को जोड़ लिया सिग्मा एक्स 34, वाई को जोड़ लीजिए सिग्मा वाई 90। अच्छा, और क्या चाहिए, वाई स्क्वायर का भी सिग्मा चाहिए, तो देखिए वाई की वैल्यूज़ को जैसे एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर किया वैसे वाई की वैल्यूज़ का स्क्वायर कर लिया, 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225 एंड सो ऑन, और जोड़ लीजिए सिग्मा वाई स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे हमें सिग्मा ऑफ एक्स इंटू वाई का सिग्मा चाहिए, तो x और y की रेस्पेक्टिव वैल्यू को प्रोडक्ट करते जाइए, x इंटू वाई का कॉलम बनाया तो 8 1 जा 8, 12 इंटू 3 12 3 जा 36, 15 इंटू 5 15 5 जा 75 एंड सो ऑन। इन सबको जोड़ लीजिए, देखिए ये सारी 582, तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब बस ये सारी वैल्यूज़ उठा के आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, यहाँ इक्वल टू रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू छूटा गया था, इक्वल टू रहेगा। तो अब हम सारी वैल्यूज़ को उठा के रख देते हैं, देखिए ये हमने रख दिया, तो ये देखिए रखा n इंटू सिग्मा एक्स का फॉर्मूला, वैल्यू रखिए 6, n की वैल्यू 6 थी, 582 माइनस 34 इंटू 90 अपॉन 6 इंटू 248 माइनस 34 का स्क्वायर, और 6 इंटू 1446 माइनस 90 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये 6 इंटू 248 इतना आ गया, सब्ट्रैक्ट करिए रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ को। अब इसके बाद स्क्वायर रूट, ऐसे अभी कैंसिल ना करिए, पहले आप स्क्वायर रूट्स निकाल लीजिए। 576 होता है, किसका स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट ऑफ 24 बन जाएगा ये, और इसका अंडर रूट आप कैलकुलेटर से निकालेंगे 18.22 आ जाएगा। 24 से 432 18 टाइम्स चला गया, तो 18 अपॉन 18.22 डिवाइड कर दीजिए 0.9879, तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा आ गया। तो दिस इज़ हाउ कैसे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और आप इसके कुछ और प्रॉब्लम्स को ट्राई करिएगा। थैंक यू।